दोस्तों आपको ये न्यूज़ पता ही होगी कि कैसे इस लड़के ने पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, फिर उसके 35 टुकड़े कर कर उनको अलग अलग जगह दफना दिया। नाउ इस केस की पुलिस रिपोर्ट ये बताती है ये लड़की श्रद्धा इस लड़के आफ्ताब पूनावाला से 2018-19 के आसपास मुंबई में डेटिंग साइट बम्बल पर मिली। फिर 2019 में ही ये लोग साथ रहने लगे। फिर 2022 की शुरुआत में ये दोनों ही मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं। अब क्योंकि श्रद्धा के पेरेंट्स उसके ऐसे रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, इसीलिए उनके दिल्ली शिफ्ट हो जाने के बारे में श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था और उस वक्त श्रद्धा की अपने घर वालों से बात भी नहीं हो रही थी। फिर अगस्त 2022 में श्रद्धा के पेरेंट्स को उसकी फ्रेंड से पता चला कि श्रद्धा दिल्ली में है। फिर सितंबर 2022 में श्रद्धा की एक फ्रेंड ने श्रद्धा के भाई से बात की और यह बताया कि श्रद्धा की और उसकी लगभग 2 महीने से बात नहीं हुई है, तो आपको पता करना चाहिए कि श्रद्धा कहाँ है। फिर भाई और पिता ने पूरी कोशिश की कांटेक्ट करने की, पर कुछ नहीं पता चला श्रद्धा का कि वो कहाँ है। फिर 12 अक्टूबर 2022 में श्रद्धा के पेरेंट्स ने श्रद्धा के मिसिंग होने की कंप्लेंट डाल दी। फिर उसके बाद अक्टूबर के एंड और 3 नवंबर के आसपास मुंबई पुलिस ने आफ्ताब को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। तब आफ्ताब ने बोल दिया कि श्रद्धा उसको बहुत पहले से ही छोड़कर चली गई है, वो किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व थी। अब क्योंकि श्रद्धा दिल्ली में रह रही थी तो ये केस दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्होंने आफ्ताब के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लिए। उसमें से उनको पता चला कि आफ्ताब ने ये गूगल सर्च किया था कि वेज टू रिमूव ब्लड स्टेन। इस चीज से पुलिस को पहला शक हुआ। फिर उन्होंने इंटेरोगेशन चालू रखी। फिर आगे ये भी पता चला कि आफ्ताब ने 28 मई 2022 को श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए अपने अकाउंट में डाले। और अगर आपको याद होगा तो आफ्ताब ने कहा था कि श्रद्धा मेरे को बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी है। उसने तब डेट कही थी 22 में, तो फिर 28 को कैसे ट्रांजैक्शन हो सकती है, इसीलिए पुलिस को दोबारा शक हुआ। फिर बाद में यह भी पता चला कि 31 मई को श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से चैट एक्टिविटी हुई है। लोकेशन ट्रेस की तो वो महरौली साउथ दिल्ली की दिखा रही थी, जहां वो दोनों शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे। इसलिए पुलिस को आफ्ताब पर ही शक होने लगा। और फिर 10 नवंबर को आफ्ताब ने कुछ ऐसा कन्फेशन दिया कि जब से वो दिल्ली शिफ्ट हुए थे तभी से श्रद्धा आफ्ताब को शादी के लिए फोर्स कर रही थी। आफ्ताब नहीं चाहता था शादी करना। इसी बात पर उनके कई सारे आर्ग्यूमेंट होते थे। फिर ऐसे ही 18 मई को इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी और आफ्ताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा को गला घोटकर मार दिया। फिर पकड़े न जाने के लिए आफ्ताब ने 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा और मीट को काटने का एक नाइफ खरीदा। फिर उसने विक्टिम के 35 हिस्से किए और फ्रिज में स्टोर कर दिए और सेंट और परफ्यूम डाल दिया पूरे एरिया में, जिससे बदबू ना आए। फिर लगभग 16 से 18 दिन तक बॉडी फ्रिज में ही रही। और तब आफ्ताब का कुछ ऐसा रूटीन होता था कि हर रात वो 2 बजे वो 1 या 2 पार्ट अपने बैग में डालता। फिर हर दिन किसी अलग अलग जंगल में या किसी अलग नाले के पास जाकर उनको थैली से निकालकर फेंक देता और वो प्लास्टिक बैग को वो अलग जगह जाकर डिस्पोज करता। इसलिए आप ये चीज न्यूज में भी देख रहे होंगे या फिर आप खुद भी सोच रहे होंगे कि आफ्ताब एक टिपिकल साइकोपैथ किलर की तरह है। यही चीज बहुत डरा देने वाली है, पर वो साइकोपैथ नहीं है और उसके 3 रीजन है। पहला रीजन, क्योंकि साइकोपैथ होने का एक कॉमन ट्रेट होता है, साइकोपैथ्स जो भी गलत काम करते हैं या किसी को हर्ट करते हैं तो हर्ट करने के बाद उनको बुरा नहीं लगता, उनको किसी भी तरीके का पछतावा नहीं होता। पर आफ्ताब के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने पुलिस को बताया कि वो बॉडी को जब भी डिस्पोज करता तो उससे पहले वो ड्रिंक कर लेता था, जिससे काम आसान हो जाए। और वो बहुत ज्यादा रोता था कि उसने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल लिया। अब देखो, हम ये मान सकते हैं कि इसकी रोने वाली बात झूठ हो, पर आप देखो कि उसके 28,000 फॉलोअर वाले एक फूड ब्लॉगर पेज पर उसने फरवरी से कोई पोस्ट नहीं डाला। इसलिए कुछ ना कुछ तो दिमाग में चेंज आया होगा। और ऐसा नहीं है कि वो इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहा था। पुलिस रिपोर्ट ये बताती है कि श्रद्धा के बाद भी वो श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर रहा था उसकी फ्रेंड से बात करने के लिए, जिससे चीजें नॉर्मल रहें। दूसरा रीजन है, साइकोपैथ्स के रिलेशन अपने पेरेंट्स और स्पेसिफिकली अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत बुरे होते हैं, क्योंकि साइकोपैथ्स पैदा ही ऐसे होते हैं कि उनको किसी का दर्द से फर्क ही नहीं पड़ता और वो जो भी बुरी चीज महसूस करते हैं वो चाहते हैं कि उनके आसपास वाले भी उस दर्द को सहे, उस दर्द को महसूस करें। इसलिए अगर उनका कोई बहन, भाई या गलती से दोस्त बन भी जाए तो उनको बचपन में ही पता चल जाता है साइकोपैथ्स के ऐसे बिहेवियर का, और साइकोपैथ्स को फिर लोग धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, उनसे बात नहीं करते। पर ऐसा लगता है कि आफ्ताब के साथ ऐसा नहीं था। उसके दोस्त भी थे, उसके भाई से उसका कांटेक्ट था,
उसकी फैमिली से भी उसका कांटेक्ट था। और जिस सोसाइटी में उसकी फैमिली 20 साल से रह रही थी, उस सोसाइटी का सेक्रेटरी एक इंटरव्यू में बताता है कि आफताब ऐसा कर ही नहीं सकता। आफताब एक बहुत अच्छा लड़का था। इसीलिए मानना मुश्किल है कि आफताब एक साइकोपैथ था। अब यह है तीसरा रीजन। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही एक केस 2010 में उत्तराखंड में भी हुआ था, जिसमें एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को मार दिया था, फिर उसके 70 पीसेस करके 3 महीने तक फ्रिज में रखा। नाउ पुलिस ने पता लगाया आफताब की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से वो क्राइम कमिट करके इंटरनेट पर इस केस को रिसर्च कर रहा था। इसलिए ये जो उसने क्राइम कमिट किया है, ये उसका कोई शौक नहीं था, उसको ये बचने का सबसे अच्छा तरीका लगा, इसलिए उसने ये किया। इसलिए ये किलिंग साइकोपैथी से नहीं जुड़ी, पर तब भी एक्यूरेटली बताने के लिए कि आफताब की साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या रही होगी, इसके लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन जरूरी है। पर जितनी इंफॉर्मेशन है उसी के बेसिस पर आफताब में ये 2 ट्रेट बहुत दिखाई देते हैं, नार्सिसिज्म और माकियावेलियनिज्म। नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जिनकी ईगो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है और उनकी लाइफ के कई डिसीजंस ईगो रिपेयर, ईगो बूस्ट से जुड़े होते हैं। इसलिए नाक होने का पहला एट्रीब्यूट होता है कि वो वैलिडेशन सीकर होते हैं। उन्हें इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि बाकी लोग उन्हें और उनके आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं। नाउ ये चीज आफताब में भी थी। जब मैं आफताब के बारे में पढ़ रहा था तो उसकी मैंने फेसबुक प्रोफाइल में ये चीज नोटिस की कि उसकी मोस्टली जितनी भी पिक्स हैं एक ही एंगल से ली गई हैं। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि लोग मानते हैं कि उनका एक बेस्ट एंगल होता है जिससे उनकी पिक अच्छी आती है। इससे कुछ हद तक ये चीज पता चलती है कि आफताब को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था कि लोग उसे किस तरीके से देखते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है, नाक्स अगर किसी को हर्ट करते हैं या किसी को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं तो अपने ऐसे काम की वजह से वो सामने वाले इंसान के लिए बुरा फील नहीं करते, बिल्कुल भी। उन्हें कोई पछतावा नहीं होता, पर तब भी उन्हें एक तरीके की आफ्टर गिल्ट महसूस होती है। और उस गिल्ट की मोटिवेशन ये होती है, अगर नार्सिसिस्ट ये समझ जाए कि वो जो कर रहा है और उसने जो किया है उससे सामने वाले को एक्चुअल में बुरा लगा है और सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सामने वाले का बुरा मानना सही है, कि आसपास के लोगों को पता चलेगा कि मैं ऐसा गलत काम कर रहा हूं और फिर मैं बुरा इंसान कहलाऊंगा, मतलब मैं सोसाइटी में बुरा इंसान हूं, मतलब मैं डोमिनेंस हायरार्की में नीचे हूं, मतलब मेरी ईगो को डैमेज होगा, मतलब ये चीज सही नहीं है। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी इस ईगो की लड़ाई में उन्होंने खुद की ईगो को ही डैमेज कर लिया। फिर उन्हें बुरा फील होता है, वो भी सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए। इसलिए नाक्स यूजुअली अपने प्रे को सोसाइटी से अलग करने लगते हैं, जिससे फिर उन्हें ऐसे गिल्ट से डील ना करना पड़े। ना वो ये चीज आफताब में भी थी। अभी जितने भी इंटरव्यू हुए हैं श्रद्धा के कॉलेज के दोस्तों के साथ, उससे यही पता चला है कि पर जब से वो रिलेशनशिप में आई थी तब से धीरे धीरे उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था, पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया था, क्योंकि दोस्तों को ये दिखाई दे रहा था कि श्रद्धा कुछ हद तक परेशान है और वो इस बारे में बोलते भी थे, पर यह चीज आफताब को पसंद नहीं आती होगी। अब तीसरा एट्रीब्यूट है नार्सिसिस्टिक रेज। नाक्स का ऐसा रेज किसी आम इंसान के गुस्से की तरह नहीं होता। इनका ऐसा रेज ट्रिगर जब ही होता है जब सामने वाला इनकी ईगो को बिल्कुल तोड़ दे और इनके पास ना कोई भी रीजनेबल अनरीजनेबल कोई आर्ग्यूमेंट ना बचे अपनी बात को बड़ा करने के लिए या अपनी ईगो को बचाने के लिए। अब जब वो रेज में आते हैं तो उनको ये चीज पता होती है कि अगर सामने वाले इंसान को मैं फिजिकली डोमिनेट नहीं कर सकता तो मैं मुंह सुजा लूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। और अगर वो डोमिनेट कर सकते हैं फिजिकली तो फिर वो चिल्लाते हैं, चीजें फेंकने लग जाते हैं, वो बिल्कुल फिजिकल वायलेंस पर उतर आते हैं। आफताब भी ऐसा ही करता था। कितनी बार उनके झगड़े होते थे। श्रद्धा के दोस्त बताते हैं कि श्रद्धा उन्हें फोन कर कर कहती थी कि मुझे बचा लो, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। श्रद्धा की एक ऐसी पिक भी वायरल हुई है जिसमें उसकी बॉडी पर कई जगह ब्रूजेस दिखते हैं। अब नार्सिसिज्म के अलावा आफताब में एक और ट्रेट दिखता है जो नार्सिसिस्ट को और ज्यादा बुरा बना देता है, माकियावेलियनिज्म। मतलब जिन लोगों में ये ट्रेट बहुत हाई प्रोपेंसिटी में होता है, वो प्लानिंग, प्लॉटिंग, सामने वाले को बेवकूफ बनाने में उनको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, वो नेचुरली मैनिपुलेटर होते हैं। नाउ आफताब ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर टेक नॉलेज और आईक्यू कम होने की वजह से वो फंस गया। अब बात करते हैं श्रद्धा की पर्सनालिटी की। तो आपने सुना होगा कि साइकोलॉजी में किसी की भी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए एक सिस्टम होता है, ओशन नाम से। नाउ श्रद्धा की लाइफ से जुड़े जितने भी एविडेंस सामने आए हैं उससे यही पता चलता है, पहली चीज कि श्रद्धा बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। उसके दोस्त बताते हैं कि कॉलेज में उसके कई सारे दोस्त हुआ करते थे, वो सभी से मिलना पसंद करती थी। और दूसरी चीज ये पता चलती है
कि वो ज्यादा एग्रीएबल नहीं थी, क्योंकि श्रद्धा की अपनी पेरेंट्स से इतनी ज्यादा कुछ बनती नहीं थी, मतलब वो अलग ही रहती थी। नाउ इस चीज पर मेरे को डाउट हो रहा था कि श्रद्धा अगर कम एग्रीएबल है तो उसने आफताब को कैसे झेल लिया। डिसएग्रीएबल लोग नाग्स को नहीं झेल पाते, वो उनको पहले ही छोड़ देते हैं। इससे यह पता चलता है श्रद्धा को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। उसके यूजुअली सिम्टम ऐसे होते हैं कि एक इंसान अपने आप पर डाउट करने लग जाता है बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे श्रद्धा ने अपनी लास्ट इंस्टा चैट पे अपने दोस्त से ये पूछा था कि क्या ये मेरी रील सही है जो मैंने अपलोड की है, इसको मैं कैसे अच्छा बना सकती हूँ। इसके अलावा ऐसा भी होता है कभी तो सामने वाला इंसान बिल्कुल बेकार लगता है, वो उसको कुछ नहीं समझते, और कभी ऐसा भी होता है कि वो उसी इंसान को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, भगवान समझने लगते हैं। और इसके अलावा वो अपने आप को कभी कभार अकेला भी फील करते हैं, उनके अंदर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका एक रिस्क टेकिंग बिहेवियर बन जाता है। अब श्रद्धा को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी कहने का मेरा ये रीजन था कि कई साइकोलॉजिस्ट और नार्सिसिस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर रामनी अपनी इस बुक में बताती हैं कि बीपीडीज और नाग्स के रिलेशनशिप सबसे बुरे होते हैं। उनकी लड़ाइयां बहुत ज्यादा बुरी होती हैं, क्योंकि उनकी लड़ाइयां ना एक लूप फॉलो करती हैं जो कभी भी खत्म नहीं होता। और देखो वो लूप ऐसा होता है, नाग्स की आदत होती है कि बाकी लोग उनके हिसाब से चले, उनकी ईगो सेटिस्फाई करते रहे। ऐसा नहीं होता तो वो सामने वाले को उसके लिए पनिश करते हैं। फिर अगर सामने वाला एक बीपीडी हो तो वो उनकी बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करता है। और कई फीमेल्स का गुस्सा दिखाने का तरीका होता है कि वो ईगो पर अटैक करती हैं, वो गंदी तरीके से ईगो को तोड़ देती हैं। नाउ ऐसा होने से नार्सिसिस्टिक रेज शुरू होता है, फिर बहुत बुरी लड़ाई होती है। फिर बीपीडीज एकदम ये चीज अपने दिमाग में ले आते हैं कि ये नाग बहुत बुरा इंसान है, अब सब खत्म करना है, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना। श्रद्धा के फ्रेंड्स न्यूज इंटरव्यू में बताते हैं कि उसने कई बार ऐसा बोला था अपने फ्रेंड्स को कि मुझे आफताब के साथ नहीं रहना, मैं अब सब खत्म कर देना चाहती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। पर जब नाग को ये चीज समझ आती है कि उनका प्रे ये चीज समझ रहा है कि वो एक बहुत बुरे इंसान है, वो कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, तब नाग्स थोड़े समय के लिए बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। वो 100% हर वो चीज करते हैं जो सामने वाला उनसे चाहता है, वो पूरी कोशिश करते हैं सामने वाले का दिल जीतने की। फिर उसके बाद सामने वाले को लगता है कि नाग ने जो भी किया उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई है, अब वो सही हो जाएगा, अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब अगर सामने वाला बीपीडी है तो उसकी सेल्फ डाउट करने की आदत की वजह से वो ये सोचता है कि यार शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, शायद मुझ में ही कोई गलती थी। इसलिए वो सोचते हैं कि इस नार्सिसिस्ट को माफ कर दो, फिर बाद में सब सही हो जाता है। 1-2 महीने के लिए नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे रहते हैं, फिर बाद में उनको कोई और बात बुरी लग जाती है, देन सेम साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और इन सब चीजों को सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा ही कोई साइकिल चल रहा होगा जो बहुत ज्यादा सीवियर हो गया होगा। और क्योंकि वो अकेले रहते थे तो उनको कोई कंट्रोल करने वाला, उनको कोई काम डाउन करने वाला भी नहीं होगा, और इसीलिए आफताब ने ऐसा काम कर दिया होगा। और क्योंकि ऐसी साइकिल बहुत ज्यादा सीवियर होने का और बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होने का रीजन ये भी होता है, अगर नार्सिसिस्ट अनटैलेंटेड हो या उसके पास कोई करियर ना हो और वो ड्रिंक करता हो। आफताब के केस में ये तीनों चीजें सही थी, पहले भी और तब भी उसके पास कोई हाईली रेप्यूटेबल कोई अच्छी जॉब नहीं थी, वो तब भी कॉल सेंटर में ही काम करता था। आखिर में दोस्तों इस केस से हमें और स्पेसिफिकली लड़कियों को यही चीज समझने को मिलती है कि माकियावेलियन नार्सिसिस्ट से दूर रहें, और अगर वो लोग अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे उनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई पूरी हो सके तो जितना हो सके उनसे दूर रहो। और ये एडवाइस स्पेसिफिकली एक्सट्रोवर्टेड लड़कियों के लिए है कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ये दीमक होते हैं, ये आपको पूरा अंदर से खा जाएंगे। दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में ये नहीं कहता, बट इसमें जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद इससे किसी की मदद हो सकती है।